नमस्कार। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की इस सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और आज इसका 9th चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण और धारणीय विकास, जिसे आप इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में इस बुक का एक चैप्टर और बचेगा और इसी के साथ आपकी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक पर आने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी यूनिट चल रही है उसका नाम क्या है। हमारी यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, जिसको हमने स्टार्ट किया था पॉवर्टी वाले चैप्टर से, निर्धनता वाले चैप्टर से। तो निर्धनता से लेकर के और अब तक आपने भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों के विषय में जाना है, पढ़ा है, समझा है। और आज ये इस यूनिट का सबसे अंतिम चैप्टर है, पर्यावरण और धारणीय विकास। यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्यावरण हमारी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार संबंधित है और अगर हम पर्यावरण का उपयोग या अपनी रिसोर्सेज का उपयोग धारणीयता के साथ में नहीं करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं करते हैं, तो इसका हमारी इकोनॉमी पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्यावरण और इकोनॉमी में किस तरीके का रिलेशन हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट ही है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज जो हमको प्राप्त होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से प्राप्त होती हैं। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे खनिज, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद जिन्हें हम सीधे रूप में उपभोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको इन्वायरमेंट से प्राप्त होती हैं। पर्यावरण से प्राप्त होने वाला जो कच्चा माल है वो हमारे उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और अगर पर्यावरण हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है तो हमें इस पर्यावरण का किस तरीके से यूज़ करना है, पर्यावरण के जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका हमें किस तरीके से उपयोग करना है। तो इसी से रिलेटेड एक वर्ड है इसमें, धारणीयता या सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब आगे हम और विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। धारणीय विकास का मतलब ये है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो हमारी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका उपयोग किस तरीके से करते हैं। हम उनका उपयोग इस तरीके से करें कि वे हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी पर्यावरण की जो चीज़ें हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, वो उनके लिए भी बची रहें। यानी हम अधिकाधिक और बेवजह की जो दोहन की पद्धतियां होती हैं उनसे हमें बचना है और अपने पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां भी हमारी पर्यावरण से जुड़ी हुई रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा को समझते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जैविक और अजैविक तत्व आते हैं। यहाँ जैविक अजैविक का आप मतलब पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए। जैविक का मतलब होता है जैसे सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यानी जिन चीज़ों में जीवन होता है वो जैविक के तत्वों के अंतर्गत आ जाती हैं। और अजैविक तत्वों में आपके सारे जैसे वायु आ गई, आपका जल आ गया, आपका भूमि आ गई, इसके अलावा आपके पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाती हैं, अजैविक तत्वों में आ जाती हैं। तो जब आपको जैविक और अजैविक समझ में आ गया तो आप एक रिलेशन यहाँ से बना पा रहे होंगे कि जैविक और अजैविक तत्व दोनों ही जो हैं एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैविक तत्व या अजैविक तत्व दोनों ही एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। और जब भी हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो हम पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो इंटर रिलेशन होते हैं, जो अंतर संबंध होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्यावरण को अपने को डिफाइन कर सकते हैं। पर्यावरण के कार्य क्या है? पर्यावरण देखो, सबसे पहली चीज़ हमको जो देता है वो क्या देता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, संसाधनों की पूर्ति करता है। ये संसाधन कैसे हो सकते हैं? ये संसाधन हमारे नवीकरणीय भी हो सकते हैं, अनवीकरणीय भी हो सकते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तार में जाएंगे नहीं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनकी समाप्ति की संभावना बहुत कम होती है, जैसे वनों में या जंगल जो वगैरह है हमारे, उनमें जो पेड़ हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, इसके अलावा जो समुद्र में मछलियाँ हैं, ये जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी समाप्ति की संभावना बहुत कम है, या अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो इनकी जो कह सकते हैं पुनर्जनन की जो क्षमता है वो भी ठीक ठाक है।
इसके अलावा अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे संसाधन होते हैं जिनका अगर हम आवश्यकता से अधिक दोहन करें या अधिकाधिक दोहन करें, अधिकाधिक उनको यूज़ करें, तो एक समय आने पर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वो जीवाश्म ईंधन, जो हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, एक समय के बाद में पृथ्वी से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि इनका पुनर्जनन नहीं होता है, ये दोबारा से नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में 1, 2, 10, 20 साल नहीं लगते। इस प्रोसेस को होने में हज़ारों सालों का समय लगता है। और वर्तमान समय में जो जीवाश्म ईंधन हमारे पास मौजूद हैं, उनके बनने में भी पहले पृथ्वी पर जो उथल-पुथल हुई थी, उसके बाद में जो वनस्पतियाँ थी, चट्टान थे, जीव-जंतु थे, वो सारी वनस्पतियाँ, जीव-जंतु और जितने भी पेड़-पौधे थे, वो सारे चट्टानों के नीचे दब गए। फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, उच्च ताप पर ये जो है अपघटित हो गए, किसमें, जीवाश्म ईंधन के रूप में। तो ये प्रोसेस जो है वो छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं, उनका हमें बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए। इतना उपयोग हमें उनका नहीं करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ियाँ भी इनका जो है प्रयोग न कर पाएँ, उनके आने से पहले ही ये हमारी सारी रिसोर्सेज जो हैं वो समाप्त हो जाएँ। तो ये पहला कार्य है पर्यावरण का, हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। अवशेष को समाहित करना, जैसे जैसे देखिए पॉपुलेशन बढ़ती है और संसाधनों का यूज़ होता है, प्रकृति में जितने भी हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं उनका हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद में उसके कुछ अवशेष होते हैं, जो बचा कुचा पदार्थ होता है, वो हम प्रकृति में यूं ही छोड़ देते हैं। तो पर्यावरण का एक गुण होता है कि जो भी चीज़ें हम अवशेष के रूप में वहाँ पर छोड़ रहे हैं, उसको धीरे धीरे वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन यही जो अवशोषित करने की क्षमता होती है, देखिए पर्यावरण की भी एक कैपेसिटी है, यानी वो एक निश्चित सीमा तक ही अवशेष को समाहित कर सकता है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगी, संसाधनों का दोहन ज़्यादा होगा, तो अवशेष की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो वो कहीं ना कहीं जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, संसाधनों का ज़्यादा यूज़ होता है, तो अवशेष ज़्यादा होता है, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि पर्यावरण उस अवशेष को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता, फिर पॉल्यूशन जो है वो जन्म लेता है। तो पर्यावरण का एक ये भी कार्य है अवशेष को समाहित करना। इसके बाद में जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन को पोषण प्रदान करना, जैसे आपने फूड चेन वगैरह के बारे में सुना होगा। सभी जो जीव जंतु हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर आधारित रहते हुए वे अपने जीवन का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और ये भी किसकी देन है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट की देन है। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो होता है हमको सौंदर्य विषयक सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। अब एक टर्म आता है एनसीईआरटी में, धारण क्षमता की सीमा। ये क्या है, जैसे कि मान करके चलिए प्रकृति में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम अपनी आवश्यकता के लिए क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। और एक होती है, जैसे हमने प्रकृति से रिसोर्सेज लिए, रिसोर्सेज का हमने निष्कर्षण किया, उनको यूज किया, तो धीरे धीरे जहाँ से एक तरफ से संसाधन खत्म होते चले जाते हैं, तो प्रकृति का एक गुण होता है, हमारे इन्वायरमेंट का एक गुण होता है कि धीरे धीरे वो संसाधन पुनर्जनित होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनका बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस की बात करी जाती है इन्वायरमेंट में। वो बैलेंस किस तरीके से बनता है कि हम जो संसाधनों का निष्कर्षण कर रहे हैं, हम जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी दर जो है संसाधनों के बनने की दर से कम होनी चाहिए। संसाधनों के जो पुनर्जनन की रेट है उससे कम होनी चाहिए हमारे द्वारा प्रयुक्त किए गए संसाधनों की दर। ठीक है, तो अगर ये दर कम होती है, हमारे प्रयोग करने की दर कम होती है, तो प्रकृति में एक बैलेंस बना रहता है और पर्यावरण का अपक्षय नहीं होता और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के जो रिसोर्सेज हैं वो बने रहते हैं। तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे मान कर के चलिए एक तरफ है डिमांड, ठीक है, एक तरफ तो हो रही है मांग और एक तरफ हो रही है पूर्ति। तो पूर्ति का मतलब क्या है, संसाधनों का पुनर्जनन, और मांग का मतलब क्या है कि जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं, जिन संसाधनों का हम निष्कर्षण कर रहे हैं। तो जब डिमांड कम है, पूर्ति ज़्यादा है, तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन जहाँ पर डिमांड अधिक हुई और पूर्ति कम हो गई, मतलब चीज़ें इतनी मात्रा में जनरेट नहीं हो पा रही हैं, इतनी मात्रा में हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो जो धारण क्षमता की सीमा होती है वो इसी से जो है निर्धारित होती है कि हम संसाधनों का जो निष्कर्षण कर रहे हैं, उस निष्कर्षण की दर जो है संसाधनों के पुनर्जनन की दर से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो उत्पन्न अवशेषों का पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर होना ही धारण क्षमता की सीमा कहा जा सकता है। फिर एक और टर्म आता है आपका अवशोषी सीमा। अवशोषी सीमा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जो
संसाधन हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं तो उसका कुछ जो अवशेष पदार्थ होता है वो पर्यावरण में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसको पर्यावरण अवशोषित करता है। तो पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम अवशोषी क्षमता के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण के समक्ष बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जिन्हें आप ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन अपक्षय के रूप में देखते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से इसी वीडियो में बात करूंगा। पहले थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग को आप वैश्विक उष्णता के नाम से जानते हैं, वैश्विक तापन भी इसको कहा जाता है। ये कैसे होता है कि जब कुछ ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गई, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वायुमंडल में इनकी सांद्रता जब धीरे धीरे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये जो गैसें ऐसी होती हैं, इनके अंदर ताप को, टेम्परेचर को अवशोषित करने की क्षमता होती है, सोखने की क्षमता होती है। मतलब ये ताप को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। और क्योंकि ये सारी गैसें हमारे इन्वायरमेंट में ही होती हैं, जो टेम्परेचर आ रहा है उसको अवशोषित भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। और जो पृथ्वी से लगी हुई सतह जो होगी, पृथ्वी के पास की जो लेयर होगी इन्वायरमेंट की, उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी की सतह होगी, धरातल जो हमारा सरफेस होगा, वो भी गर्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, पूरी ओवरऑल पृथ्वी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है आजकल देखी जा रही है, इसके ऊपर काम भी हो रहे हैं, बहुत सारी कार्य योजनाएं भी इससे रिलेटेड बनाई जा रही हैं, ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय क्या होता है, जैसे आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम सुना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जब यूज़ होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल है, जिसमें कि ओजोन लेयर पाई जाती है, इस समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन का जो लेवल है वो हाई होता चला जाता है, उच्च स्तर उसका होता चला जाता है, जो कहीं ना कहीं ओजोन परत के अपक्षय का कारण बनता है। ठीक है। और ये CFC हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं या हमारी जो एयर कंडीशनर हैं, ठीक है, उनमें हम AC वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। अब आपकी बुक में ये दोनों टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है, एक वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग, और जो आपका ओजोन अपक्षय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैंने एज इट इज़ इसको वहाँ से काट करके यहाँ पे चिपका दिया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहा जाता है। वैश्विक उष्णता जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है, उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल है, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है, उसमें क्रमिक रूप से जो बढ़ोतरी हुई है, उसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपको यह आप सहज ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, यानी जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं खोली गई थी, जब इतने ज़्यादा संख्या में मोटर वाहन नहीं थे, तो उस टाइम पर जो हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन थी वो ठीक ठाक थी, बैलेंस सिचुएशन थी बिल्कुल। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की गई, और ये जो है एक ही देश में नहीं हुआ, ये पूरे वैश्विक स्तर पर हुआ। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था इसी बुक में, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और वाला, तो उसमें मैंने वैश्वीकरण को समझाया था आपको। तो वैश्वीकरण हुआ तो पूरे विश्व में एकदम से कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन टाइप का आया। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़ी बड़ी उद्योग लगे, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की गई, परिवहन के साधनों का विकास हुआ। तो परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में वाहनों की जो है संख्या देखी गई, मोटर वाहन। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो ईंधन का दहन होता है इन मोटर वाहनों में, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो उस पॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऐसी गैसें हैं जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के तापमान को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। वर्तमान में आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग में अधिकांश जो सिचुएशन देखी गई हैं वो मानव उत्प्रेरित हैं। यानी पृथ्वी के अगर तापमान में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो मानव को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी की करी धरी हैं। यह मानव द्वारा वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का जलना, इन सारी चीज़ों से CO2 और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वृद्धि के कारण हुआ है। 17 से 50 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो उससे पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मेथेन का वायुमंडलीय संकेंद्रण था,
ठीक है, वो बहुत कम था। और 1750 के बाद में वर्तमान स्तर पर देखा जाए तो उस टाइम से लेकर के अब तक कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय संकेंद्रण में लगभग 31% और मेथेन के वायुमंडलीय संकेंद्रण में लगभग 149% की ग्रोथ हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ा है। वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूट करने वाले जो अन्य तत्व हैं, जैसे कोयला का दहन, पेट्रोल से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनका प्रज्वलन, ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो इनसे क्या उत्पन्न होता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, मीथेन उत्पन्न होता है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ओजोन, ठीक है, ये भी उत्पन्न होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है उसको अपने अंदर सोखती हैं। सोखने के बाद में ऑटोमेटिकली ये जो है वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इस पर कुछ प्रयास भी किए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, 1997 में क्योटो, जो कि जापान के एक स्थान है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है आपका ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी हो जाना। आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण है समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन का जो लेवल है वो बढ़ जाना। और इन यौगिकों के मूल क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और CFC का यूज़ कहाँ पे होता है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस को ठंडा रखने वाले पदार्थ, जिनको एरोसोल प्रोपेलेंट्स कहते हैं, या अग्निशामकों में भी कुछ यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्रोमोक्लोरोफार्मन्स, ठीक है, ब्रोमोक्लोरोकार्बन्स, ये जो है किस में यूज़ करे जाते हैं? अग्निशामकों में यूज़ किए जाते हैं। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी विकिरण होते हैं, वो पृथ्वी की ओर आते हैं। इससे स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो जलीय जीवों को प्रभावित करने वाला जो पादप प्लवक होता है, फिटोप्लैंक्टन होता है, उसके उत्पादन को ये कम कर देता है, जिससे जलीय जीवों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यह स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करता है, ठीक है। 1979 से 1990 के बीच में ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है, चूंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है। इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी जो है पूरे विश्व भर में एक चिंता का विषय बन गया है, और इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा था हम लोगों को। इसके तहत जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले यौगिक हैं या अन्य ओजोन अपक्षक रसायन जो हैं, उनके प्रयोग पर रोक लगानी पड़ी। और ये कौन कौन से रसायन थे? कार्बन टेट्राक्लोराइड, टिक्लोरेथिन, जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इसके अलावा ब्रोमाइन यौगिक, जिनको संक्षिप्त में हम हेलोन भी कह देते हैं, इन सभी पर जो है क्या लगाना पड़ा था? हमको प्रतिबंध लगाना पड़ा था। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, औद्योगिकीकरण जब तक नहीं हुआ था, तो औद्योगिकीकरण से पहले क्या था कि पर्यावरण के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनकी मांग कम थी और पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति की दर थी वो ज़्यादा थी। तो एक बैलेंस की स्थिति थी, और इस सिचुएशन में अवशेष पदार्थ कम होगा, और अवशेष पदार्थ कम होगा तो जो पॉल्यूशन होगा वो भी कम होगा। तो इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण था या जो पॉल्यूशन था वो पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था। लेकिन फिर 1980 के बाद में 1990 के आसपास जनसंख्या विस्फोट होता है, ठीक है, और उसके बाद में औद्योगिकरण भी बड़े पैमाने पर स्टार्ट होता है, क्योंकि यही वह समय था 1990 के आसपास का जब कह सकते हैं हम ग्लोबलाइजेशन का टाइम इसको आप बोल सकते हैं। तो पूरे विश्व भर में औद्योगिकरण चल रहा था, इधर से जनसंख्या भी बढ़ रही थी, तो पर्यावरण के जो रिसोर्सेज थे उन पर भी दबाव बढ़ा। तो जो ऊपर वाली सिचुएशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल उलट गई। उलट गई का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पर्यावरण के संसाधनों की मांग अधिक हो गई और पर्यावरण के संसाधनों की पूर्ति दर जो थी वो कम हो गई। तो जिससे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में एक इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिमांड ज्यादा हो गई और पूर्ति कम हो गई, जो रिसोर्सेज थे एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अवशेष पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हुई और पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ने लगा। भारत की पर्यावरण स्थिति का आकलन करते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से देखें, दक्षिण का पठार है, ये काली मिट्टी का प्रचुर स्रोत है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कपास की खेती की जाती है। और इस क्षेत्र में कपास की खेती होने के कारण ही आप देखेंगे दक्षिण के पठार के आसपास के क्षेत्र में जो वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। गंगा के मैदान का उदाहरण लें तो ये एक ऐसा कह सकते हैं एरिया है जो पूरे विश्व भर में सबसे उर्वर भूमि के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक गहन खेती होती है और विश्व की सर्वाधिक पॉपुलेशन का संकेंद्रण भी गंगा के मैदान में पाया जाता है।
भारत में विश्व के समस्त लौह भंडार का 8% मिलता है। इसके अलावा भारत में बहुत अन्य खनिज भी हैं, जैसे आपका बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, ठीक है, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम, ये सारे खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे विकास की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ी और जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव हुआ, जिससे भारत के समक्ष बहुत सारी पर्यावरण से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी वो क्रिएट हुई। जैसे आप यहाँ पर इस फ्लो चार्ट की सहायता से देख सकते हैं कौन कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं भारत के सामने जो है आज देखने को मिली थी। तो सबसे पहला इसमें भूमि का अपक्षय, क्योंकि वनों का कटाव हुआ और पेड़ों का कटाव हुआ। तो पेड़ों की जड़ें जो होती हैं, आप जानते हैं कि मिट्टी को थोड़ा सा बांधे रखती हैं। तो जब अधिकाधिक मात्रा में वनों का कटाव हुआ, पेड़ों का कटाव हुआ, तो कहीं ना कहीं मिट्टी को बांधे रखने की जो क्षमता थी उनके अंदर, वो धीरे धीरे खत्म हो गई और मिट्टी का कटाव होना शुरू हुआ, भूमि का अपक्षय होना स्टार्ट हुआ। शहरी क्षेत्रों में वाहनों से प्रदूषण, क्योंकि औद्योगिकीकरण का स्तर भी शहरों में ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री भी शहरों में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वाहनों की संख्या भी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो शहरी क्षेत्रों में जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन विशेष रूप से, उसमें वाहनों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ताज़े पानी के प्रबंधन की समस्या खड़ी हुई। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे, भूमि का अपक्षय किसके कारण हुआ? वनों के कटाव के द्वारा, पेड़ों के कटाव के द्वारा अधिकाधिक दोहन किया गया इन सारी चीज़ों का। तो जब वनों का कटाव होता है, पेड़ों का कटाव होता है, भूमि का अपक्षय होता है, तो इससे जो हमारी जैव विविधता है उसकी भी हानि होती है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु छोटे मोटे वो सभी कहाँ पे रहते हैं? इसी भूमि पर रहते हैं, इन्हीं जंगलों में रहते हैं, इन्हीं वनों में रहते हैं। तो जब इनका विनाश हुआ तो जैव विविधता की भी हानि हुई, और जैव विविधता की हानि कहीं ना कहीं जो प्रकृति में जितने भी जीव निवास करते हैं तो उनके सर्वाइवल के लिए एक चुनौती का विषय बन जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें और जितने भी जीव हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड हैं। और पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक तरफ से जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था, तो प्रकृति में जो अवशेष छोड़ा जाता है लोगों के द्वारा उसकी मात्रा भी जो है बढ़ने लगी। तो एक ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की समस्या भी भारत के पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं में गिनी जाती है। अब इसमें से हम बात करते हैं कि भूमि के अपक्षय के उत्तरदायी कारक क्या है, भूमि का अपक्षय किस वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला तो कारण इसका यही है कि वनों का विनाश और वनस्पति की हानि, और अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, वन भूमि का अतिक्रमण, और कभी कभी वनों में जो आग वगैरह लग जाती है उससे भी इसका विनाश होता है। भू संरक्षण के समुचित उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि में अधिकाधिक मात्रा में केमिकल और जो कीटनाशक होते हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, और हमारा फसल चक्र भी जो है पर्यावरण के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा हम भूजल जो है, हमारा पानी है जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको भी हम उसकी पूर्ण क्षमता से अधिक उसका निष्कर्षण करते हैं। तो ये भी जो है भूमि के अपक्षय का एक उत्तरदायी कारक माना जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देखते हैं। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि की मात्रा अगर वर्तमान में देखें तो 0.06 हेक्टेयर है। अगर इसकी बुनियादी आवश्यकता की बात की जाए कि प्रति व्यक्ति के लिए कितनी जंगल भूमि होनी चाहिए, तो वो 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए, लेकिन इसकी अपेक्षा जो हमारे पास मौजूद है वो बहुत कम है, 0.06 हेक्टेयर। देश में प्रतिवर्ष भूमि क्षरण की अगर बात करें तो एक आंकड़ा है 5.3 बिलियन टन जो भूमि है, मिट्टी है, उसका क्षरण प्रतिवर्ष हो जाता है, जिससे हमें 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन की हानि होती है, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस की हानि होती है, 26.3 मिलियन टन पोटेशियम की हानि होती है, जो कि एक चिंता का विषय है। शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण आप जानते हैं किसकी वजह से हो रहा है? मोटर वाहन है। इसके अलावा सर्वाधिक उद्योगों का संकेंद्रण भी शहरी इलाकों में ही है। इसके अलावा जो थर्मल पावर संयंत्र हैं वो भी पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। वायु एवं जल प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं। इस प्रयासों में जो सबसे प्रमुख स्थान आता है वो आता है सीपीसीबी का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में, जो कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके ऊपर काम करने का काम ये करता रहता है। अब जो हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने एक मोटा मोटा व्यू यहाँ से देखा। अब जो दूसरा हमारा सब टॉपिक था इसके अंतर्गत वो क्या था? धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट के अनुसार धारणीय विकास को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? ये कहता है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, धारणीय विकास कहलाता है। और इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बता दिया था कि हम अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहें। इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? धारणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एक हमारे पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री हैं एडवर्ड बार्बियर, इन्होंने कहा है कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी और सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करता है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। ये जो
परिभाषाएं हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देना इसलिए आवश्यक है। जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे होते हैं तो इनको कोट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान करके चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आया और उसको डिफाइन करने की अगर आपको आवश्यकता महसूस हुई तो एक तो आप अपने विवेक के आधार पर उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन इसी परिभाषा को आप किसी व्यक्ति को कोट करके, किसी अर्थशास्त्री को कोट करके देंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसके ऊपर। इसके अलावा ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई थी, इसने भी भावी पीढ़ियों के संरक्षण पर बल देने का कार्य किया था। एक और पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री हैं हरमन डेली, इनके अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति की कुछ आवश्यकताएं हैं। वो क्या क्या आवश्यकताएं उनको देख लीजिए। मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना। आप जानते हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है और अब हम वर्तमान में पॉपुलेशन के मामले में चीन से भी आगे निकल गए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता, जितनी कैपेसिटी पर्यावरण की है, जितनी जनसंख्या को धारण करने की पर्यावरण की हमारे की कैपेबिलिटी है, उसके स्तर तक इसको सीमित करना होगा, ठीक है। आगत निपुत जो प्रौद्योगिक प्रगति है उसको हमें अपनाना होगा। धारणीय आधार पर नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण करना होगा। जो भी हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं उन्हें इस तरीके से हम यूज़ करें कि वे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। इसके अलावा गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रदूषण के कारण जो अक्षमताएं उत्पन्न हो रही हैं उनके लिए हमको सुधार करने की आवश्यकता है। लास्ट पॉइंट है आज के इस चैप्टर का, धारणीय विकास की रणनीतियां। अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको कुछ रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे। तो वो क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, वो क्या क्या काम हो सकते हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, क्योंकि इनसे जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है तो इनसे एनर्जी प्राप्त होने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो पर्यावरण हितैषी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का प्रयोग जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गोबर गैस को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इनसे भी पॉल्यूशन बहुत कम होता है। शहरी क्षेत्रों में जो वाहन चल रहे हैं उसमें अधिकाधिक मात्रा डीजल पेट्रोल वाले इंजन की जगह पे हमको सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा वायु शक्ति पर हम बात कर ही चुके हैं। सौर शक्ति जो फोटोवोल्टिक सेल होता है उसके द्वारा हम सोलर जो आपका जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हम जो है एनर्जी जनरेट करते हैं फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। छोटे छोटे प्लांट जो जलीय प्लांट हैं वो लगाए जाने चाहिए जो कि एनर्जी के एक अच्छे रिसोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, पारंपरिक ज्ञान लोगों को होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से हम धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और हमारी आने वाली जनरेशन्स की जो आवश्यकताएं हैं जो भविष्य में उनके लिए आवश्यक होंगी तो उनके लिए भी हम उतना एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज छोड़ करके जाएं। तो इसके लिए हमारे अंदर अवेयरनेस, ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो हम खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उर्वरक यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर रासायनिक उर्वरक होते हैं। उनके स्थान पर जो जैविक कंपोस्ट खाद है उसको प्रमोट करना चाहिए। जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। और हम फसलों में जो हमारे जो कीट वगैरह लग जाते हैं, जो रोग आ जाते हैं, उनके लिए भी हम बहुत सारे केमिकल जो कह सकते हैं केमिकल से बने हुए रसायन वगैरह उनका यूज़ करते हैं, छिड़काव करते हैं दवाइयों का, जिससे कहीं ना कहीं भूमि जो है वो कैसी होती जा रही है, विषैली होती जा रही है। भूमि की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम हो रही है और उससे जो चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं, जो भूमि से या फसलों से जो प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं वो भी कैसे हैं, वो भी उतने ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं है। तो इसके लिए हमको जैविक रूप से कीटों के नियंत्रण की विधियों के बारे में लोगों को अवेयर करना जो है बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने धारणीय विकास की जो रणनीति है उसको अपना सकते हैं, धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि अगर यहाँ से कंटेंट आपको टू द पॉइंट मिल रहा है, आपकी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है, आपकी प्रिपरेशन में कुछ ऐसा यहाँ से मिल रहा है जो आपको और दूसरी जगह से नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को जो कह सकते हैं नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।